एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है कि मैं किस एज से गाना गाती हूँ, बट मुझे यार शायद मैं 3-4 साल की उम्र से ही मैं गाना गाती हूँ। जब भी मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस वक़्त बाहर जाने से मम्मी मतलब डर रही थी, क्योंकि कभी बिहार से जो लड़की बाहर नहीं गई वो सीधा मुंबई में। आप शॉर्टकट से आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकते हो, बट ज़्यादा देर के लिए आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने पहले ही एक रास्ता चुना, वो क्या था? वो शॉर्टकट था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टोरीज सीजन 2 में प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जहां पर हम जानते हैं कुछ ऐसे अनकहे पहलू, कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के, जहां से हम उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उनके नाम से कोई भी अनजान नहीं है। बहुत खूबसूरत, क्यूट एंड टैलेंटेड है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो है उनका नाम है उर्वशी वानी, जो बहुत अच्छी सिंगर है। साथ ही साथ उन्हें हम बिग बॉस में देख चुके हैं एकदम क्यूट अंदाज में। सो आपका स्वागत है मैम हमारे इस थैंक यू। शो में, और उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पूजा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और होप कि आप लोग भी सेफ होंगे। ओके, मतलब अब मेरे को ये गाना, अब जैसे सिंगर आए तो मेरे को ये गाना गाना पड़ेगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सो एक वो अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। ओके, सो क्या सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए? आप तैयार हैं सवालों के सिलसिले के लिए? बिल्कुल। ओके, मतलब हम तो तैयार है, बस आप शुरू कीजिए। ओके, सो पहला सवाल जो है, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे आपको लगा कि मुझे बिग बॉस में जाना चाहिए। और सिंगिंग का जो कहते हैं ना, मतलब सिंगिंग का जो एक बचपन से होता है कि हाँ मैं सिंगर हूँ, बट आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल तौर पर हमारे सामने आए। तो मैं उस जर्नी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई इस सफर की। एक्चुअली जब 2018 में जब बिग बॉस का ऑडिशन आ रहा था, तो कॉमनर्स तो उससे जस्ट 2 साल पहले ही आना शुरू ही हुए थे, तो मतलब मेरे दिमाग में आया कि इस बार बिग बॉस का ऑडिशन देना चाहिए। तो मैंने मतलब सभी लोगों को मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स को कहा, क्योंकि जोड़ी बनाकर जाना था कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैंने कहा मेरी दीदी को कि चलो ना हम लोग चलते हैं, तुम डांसर हो, मैं सिंगर हूँ, हम लोग जोड़ी बनाकर चलते हैं। तो शी वाज़ लाइक कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, तो तुम देखो किसी और के साथ ट्राई करो। तो ऐसे ही मैंने 1-2 लोगों को और कहा, बट मैं उतना सीरियस नहीं थी, क्योंकि अब लक आप नहीं देखते और इन सभी चीज़ों में लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए अरे चलते हैं ना, अरे चलते हैं ना, तो 1-2 लोगों से मैंने और कहा। फिर उसके बाद मेरे पास दीपक ने कॉल किया था, दीपक ठाकुर ने। तो उन्होंने बोला कि उर्वशी बिग बॉस का ऑडिशन आया है, तो चलना चाहोगी? तो मैंने बोला कि हाँ, चलते हैं ना। और मैंने बिना फैमिली से पूछे मैंने खुद से कह दिया हाँ, चलते हैं ना। तो उसी के बाद फिर हमने ऑडिशन ये सब दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों का सिलेक्शन मतलब गॉड ग्रेस बहुत मतलब लक बहुत अच्छा था। तो हम लोगों का सिलेक्शन होता चला गया। स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप्स आए हमारे सामने, जो भी ऑडिशंस थे, सभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया मिलकर, तो चलता गया ऑडिशन। फिर उसके बाद जब अ, मैं मतलब कि जब हम हमारा सिलेक्शन हो गया, तो लास्टली जब वीडियो शूट के लिए जब वो लोग आने वाले थे, तो उस वक़्त भी वो भी बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, सिर्फ 3 डेज़ का टाइम था और उतने में ही सारा कुछ करना था। मतलब वीडियो शूट भी उसी 3 दिन के अंदर उन्हें करना था और उसी 3 दिन के अंदर हमें मतलब ये भी करना था, जो भी शॉपिंग वगैरह जो भी थे, सारा कुछ उसी टाइम पे करना था। तो वो बहुत चैलेंजिंग था और सबसे मतलब आप ये बोलो, मतलब एक तरह से बोलो कि खराब चीज़ भी बोल लो, या फिर आप इसे पॉज़िटिवली भी देख सकते हो कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए प्रॉपर कुछ ड्रेसेस ये सब ले पाती। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने दादा को बोला कि दादा बात ऐसा-ऐसा बात है कि मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हो गया है और वहाँ जाना है और किसी को भी बताना भी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है।
नहीं तो फिर वो लोग मतलब उन्होंने मना किया था कि रिवील नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत सीक्रेटली होते हैं, पर्सनल लेवल पे जाकर होते हैं, तो बहुत सीक्रेट इसको रखना था। तो मैंने दादा को बोला कि ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पैसे भेजता हूँ और उसमें तुम्हें मतलब जो-जो लेना है ले लो। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ 20,000 थे। वहाँ तो और जो लोग भी आए थे तो वहाँ तो लाखों के कपड़े लेकर आए थे और मेरे पास था सिर्फ 20,000, और उसी में मतलब आपको मतलब अपने पॉकेट मनी के लिए भी रखना है, क्योंकि आप मुंबई जा रहे हो, तो वहाँ के लिए भी आपको पैसे चाहिए और अपने ड्रेसेस के लिए भी आपको कपड़े चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। फिर भी मैंने मैनेज किया और आपने बिग बॉस में देखा भी होगा, तो सभी लोग अपना कबर्ड जब खोलते थे, तो सभी के कपड़े भरे रहते थे और मेरा कबर्ड मतलब मैंने ज़बरदस्ती एक यहाँ तो एक वहाँ ऐसे-ऐसे करके रखा हुआ था कि नहीं मेरा भी दिखे कि नहीं मेरा भी है कपड़ा। लेकिन उतना था नहीं और इसलिए मैं ज़्यादा ड्रेसेस भी चेंज नहीं कर पाती थी और मुझे वैसे भी मतलब आप कह सकते हो बिहारी हूँ, तो मुझे आदत है घर में अलग कपड़े पहन के रहने का, मतलब इतना टिप-टॉप बनकर मैं नहीं रह पाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे तो उतना मैं नहीं कर सकती। घर में घर वाले ही कपड़े अच्छे लगते हैं और वही मैंने बिग बॉस के घर को भी समझ लिया। बिग बॉस के घर को मैंने अपना घर समझकर वहाँ भी मैं अपना घर के कपड़े पहनकर रहने लगी। तो उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ट्रोल भी किया, "अरे! तेरे पास एक ही कपड़े हैं क्या? तू सिर्फ यही कपड़े पहन के रहती है।" मैं जब बाहर आई तो मैंने ऐसे-ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े। बट उसको मैंने पॉज़िटिवली लिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरे पास पैसे नहीं थे ड्रेसेस के लिए। बाहर आई तो पैसे हुए। घर के अंदर फिर मैं मेरे दिमाग में यही चलता था ना कि मैं घर के अंदर से अगर कहूँगी मम्मी-पापा को कि मुझे और कपड़े चाहिए आप मँगवा दो। मतलब वहाँ पे कैमरे में जाकर बोलना होता था कि अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप बोल दो। तो बाहर के जो भी टीम मेंबर्स हैं वो आपके फैमिली वालों को इन्फॉर्म करके वो मँगवा सकती है। तो मैं मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही चल चल रहा होता था कि नहीं पापा-मम्मी के पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बोलूँ? जो है उतने में ही मैनेज करती हूँ। तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि मुझे कपड़े चाहिए। जितना लेकर गई थी मैं बस उतने में ही खुश थी। मुझे नहीं दूसरों की तरह दिखना था। मैं जैसी थी वैसे ही आज भी खुश हूँ, वैसे ही उस वक़्त भी खुश थी। तो यही, और सिंगर तो मैं बचपन से बनना चाहती थी। तो जैसे कि आपने बिग बॉस की थोड़े बहुत हमें बातें बताई। अब मैं जानना चाहती हूँ कि बिग बॉस के घर में आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, किसी की सोच कुछ हो, किसी की सोच कुछ हो और मतलब वहाँ पर तो सब लोग मुंबई में रहने वाले और एक स्मॉल टाउन की गर्ल अगर वहाँ पर चली जाए तो लोगों को मतलब ऐसे लगे कि क्या है, कैसे है? तो आपने उस चीज़ को कैसे फेस किया? किस तरीके से आपने देखा कि नहीं मैं भी आपकी इक्वल हूँ, मैं आपसे अच्छी बन सकती हूँ? एक्चुअली मैं जब वहाँ थी तो वहाँ मतलब जितने भी लोग थे, वो बहुत मतलब कोऑपरेटिव थे, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, स्पेशली दीपिका दी। वो तो मतलब मुझे फ़ील ही नहीं उन्होंने मुझे होने दिया कि वो मुंबई की हैं और वो इंडस्ट्री की हैं और मैं कॉमनर हूँ। वो मतलब एक छोटे बच्चे को या छोटी बहन को जैसे केयर किया जाता है, वो वैसा केयर करती थी। और सृष्टि रोड जिसके मैं तो हम दोनों तो बेड पार्टनर थे, तो हम लोग बेड पे एक साथ सोते थे। मतलब हम लोगों का एंट्री लास्ट में हुआ था, तो सभी ने अपने-अपने बेड सेलेक्ट कर लिए थे और मैं पड़ गई अकेले। अब पार्टनर के साथ गई थी तो उनके साथ तो सो नहीं सकती थी वहाँ पे। मतलब वो बहुत एनोयिंग होता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ सोऊँ मैं कहाँ सोऊँ? क्योंकि सभी लोगों ने अपने-अपने सेलेक्ट कर लिया, तो सृष्टि रोड अकेली थी। सृष्टि ने बोला कि सबा सोमी ने पहले बोला कि उर्वशी वो अकेली है, तुम उसके साथ सो सकती हो, सृष्टि के साथ सो सकती हो। तो मैंने बोला कि हाँ, तो फिर उसने भी सृष्टि ने भी ऑफ़र किया कि अरे उर्वशी हम लोग साथ में सो जाते हैं ना। तो मैंने बोला अच्छा है, फिर हम लोग साथ में सोने लगे तो मतलब वो वहाँ सभी लोग बहुत इक्वल थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे, अब मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगी अब क्योंकि जो गया सो गया। तो मैंने बाद में बाहर आकर मैंने एपिसोड्स ये सब भी देखे तो उन्होंने कहा, "कैसी लड़की उर्वशी कुछ काम नहीं करती है, ये करती है, वो करती है।" और एक्चुअल में तो बात ये थी कि वो खुद कोई काम नहीं करती थी और वो मेरे बारे में कह रही थी कि उर्वशी कोई काम नहीं करती है, थोड़ा-सा काम दे दो तो वो मुँह फुला लेती है, ये करती है, वो करती है। मैंने बोला कि यार सामने में कितने प्यार से ये मेरे से बात करती थी, अब बाहर आने के बाद मैं देख रही हूँ एपिसोड में तो ऐसी-ऐसी भी बातें थी कि मेरे पीठ पीछे ऐसे बोला जाता था। फिर मैंने उतना कुछ नहीं लिया, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ जितने भी कॉमनर्स भी जितने थे ना, मैं सभी को मैं यही समझती थी कि सिर्फ़ एक मैं ही कॉमनर्स हूँ, बाकी सभी तो एकदम लग रहा है सभी हाई-फाई टाइप है।
और सभी सीरियल मूवी ये सब के एक्टर ही हैं। मुझे वैसा ही देखकर फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल थी। जैसे सभी लोग जितने अच्छे से रेडी हुए हुए थे, जितने अच्छे से सभी लोग मतलब ड्रेसअप थे, तो मुझे वो देखकर लगा कि सभी लोग मतलब कि बहुत बड़े-बड़े घर से आए हैं, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा उनका नाम है, ये है, वो है। फिर मैंने सुबह-सुबह से भी पूछा, "तुम कलर्स चैनल पे आती हो ना?" तुम नहीं, पहले तो मैं आप करके, "आप कलर्स चैनल पे आते हो?" "अरे नहीं, मैं कॉमनर हूँ, मैं भी कॉमनर हूँ।" तो "नहीं, आप लोग मुझे बुद्धू बना रहे हो।" तो शी वाज़ लाइक कि नहीं, मैं भी कॉमनर हूँ। तो फिर धीरे-धीरे मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, कुछ दिन रहते-रहते फिर हम लोग साथ में रहने लगे, मज़ा आने लगा, झगड़ा भी हुआ, प्यार भी हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा रहा वहाँ पे। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़े किए। तो कहा जाए कि जब हम एक छोटे शहर से जब बड़ी सिटी की ओर जाते हैं, तो बीच की जो एक मुश्किलों की लाइन होती है ना, वो कोई नहीं देखता, बस वो सक्सेस देखता है, ये तो सक्सेसफुल बन गई। तो उस हुँ। लाइन का अगर आप ज़िक्र करो तो किस तरीके से करना चाहोगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी उस लाइन में? मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मतलब खुद के बारे में याद करके कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब अ, भगवान ही मेरे साथ थे या मम्मी-पापा का सपोर्ट भी बोलो, उनका आशीर्वाद भी बोलो, दादा-दादी, मतलब सभी बड़ों का सपोर्ट ही था जो मुझे वहाँ तक लेकर गया। नहीं तो मतलब जिस वक़्त सिलेक्शन हुआ था ना, मैं बिहार से कभी बाहर गई ही नहीं हूँ, कभी नहीं गई थी। पहले तो मतलब मैं सोचती थी कि यहाँ मुंबई तो मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था कि मुझे मुंबई में घर लेना है, मुंबई में रहना है, वहीं सब कुछ करना है, सिंगर बनना है, ये वो सब कुछ मैंने सोचा था। बट जब धीरे-धीरे जब कुछ-कुछ शोज़ थे, रियलिटी शोज़ थे, वो देखती थी ना मैं, तो मुझे रोना आ जाता था कि मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैंने ऑडिशन ये सब बहुत जगह में सिंगिंग के दिए थे, तो वो लोग मतलब होता है ना कि कुछ बड़े-बड़े लोग थे, उन लोगों का सिलेक्शन पहले हो जाता था, वो अंदर से कुछ-कुछ सेटिंग-वेटिंग होकर वो लोग चले जाते थे। मैं सोचती थी कि यार मैं तो मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे कुछ-कुछ पता चल जाता था। तो मैं मतलब मैंने शो देखना भी सब छोड़ दिया था, जितने भी रियलिटी शोज़ थे, क्योंकि होना तो है नहीं। और मैं रोती थी, जब भी अगर कोई घर में भी देख रहा होता था ना, तो मैं कॉर्नर पे जाके रोने लगती थी कि यार मेरा नहीं होगा, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि मतलब सच में ऐसा, और कॉल आया था बिग बॉस के लिए, एक दी थी उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि उर्वशी आपका सिलेक्शन हो गया बिग बॉस। तो मैं एकदम शांत थी। मैंने बोला अच्छा, तो अरे इतनी ठंडी क्यों है यार? सिलेक्शन हो चुका तुम्हारा? तो मैंने बोला हाँ, इतना ठंडा रिएक्शन दोगी तुम? मैंने बोला हाँ, सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, बस ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है। तो मैं पूजा कर रही थी और हाथ में मेरे अगरबत्ती है और कान में फ़ोन है क्योंकि ट्रू कॉलर पे दिखा देता था कि मुंबई से कॉल है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस वक़्त खुश थी और धीरे-धीरे पहुँच गई ऊपर, और बचपन की जो कहानियाँ वो तो अलग लेवल पे जाती है। लेकिन ये बहुत मतलब मेरे लाइफ़ का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे अच्छा पल था वो। बहुत मज़ा आया था। वो जो आपने कहा ना कि पूजा की बत्ती थी हाथ में और कान पे फ़ोन था, वो मूवी जैसा सीन था ना एकदम। पीछे जी। बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए था। मतलब पूरा एक मूवी जैसा सीन हो जाता है। ओके, तो एक होता है ना कि हमारा मोस्टली लड़कियों का ये होता है कि वो अपना एक कंफर्ट जोन बना देती है कि मुझे करना है तो इसी कंफर्ट जोन में काम करना है, इसके अलावा मुझे नहीं करना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा अलाउड नहीं करते। तो आपने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके एक कदम आगे कैसे बढ़ाया? एक्चुअली मैं मतलब जब भी मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस वक़्त बाहर जाने से मम्मी मतलब डर रही थी क्योंकि कभी बिहार से जो लड़की बाहर नहीं गई वो सीधा मुंबई में, और मूवीज़ ये सब देखकर या न्यूज़ चैनल से सब देखकर हम लोग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि बॉयज़ को बाहर भेजना अलग बात है, लेकिन मेरे घर से कभी लड़कियाँ कभी बाहर नहीं गई थी। स्पेशली हाँ, एग्ज़ाम ये सब देना है तो ठीक है, लेकिन रहने देने के लिए वो भी किसी को आप जानते नहीं हो, जहाँ वहाँ पे रहने देने के लिए मम्मी-पापा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं, जाएगी मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा, और बस ऊपर वाले पे मतलब उन्होंने छोड़ दिया और मुझे मुंबई भेज दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि दुनिया वाले जो भी सोचते हैं उनको सोचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो जाओ बेटा तुम। वो है ना डायलॉग, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी।
तो तो वही था, जा उर्वशी जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और तो वही मैं जी रही हूँ, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और मम्मी-पापा ने जितना सपोर्ट किया, दादा का भी मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, अब तो नहीं है लेकिन दादा-दादी बैठे हुए थे और उन्होंने जब सुना कि फ्लाइट से जा रही है मुंबई, तो वो मतलब रो रहे थे और वो पूरा एकदम काँप रहे, एकदम अजीब वो मतलब मुझे 1 दिन का टाइम मिला था। पटना से मैं समस्तीपुर 3-4 घंटे का रास्ता है, तो मैं आई और आकर मतलब दादा से जब मिली और बताई कि ऐसा-ऐसा बात है, तो आज मतलब कल मुझे यहाँ से निकलना है। और कल होकर इंडिया भी बंद था। तो मैं निकल रही थी, तो दादा बोल रहे फ्लाइट से जा रही हो? हाँ, तो वो रोने लगे। मैं काम कर रही किचन में, तो मुझे पापा बुलाकर कह रहे कि देख ना दादा रो रहे हैं। तो हम मतलब मैं गई वहाँ उनके पास, तो मैंने बोला कि दादा रो क्यों रहे? तो मेरे घर से पहली लड़की है, कोई पहला इंसान है जो फ्लाइट पे मतलब जा रहा है। मतलब किसी ने सफ़र ही नहीं किया था मेरे घर से फ्लाइट पे, तो वो कह रहे मेरे घर की पोती जा रही है और वो पूरा रो रहे हैं और दादा को देखकर मेरी दादी भी रोने लगी। अब मैं दादा को पीछे से हग की हुई हूँ, इधर से दादी रोई, मैं दादी अब तू चुप हो जा ना, हम कितना चुप कराएँगे, अभी हमको जाना है। हम ऐसे ही कह मतलब मैंने ऐसे ही बोला कि अभी हमको जाना है, अभी तुम लोग रोओगे तो हम कैसे जाएँगे, मत रोना। तो और मेरा क्या है ना कि किसी के आँख में आँसू देखते ही मेरे आँखों में भी आँसू आ जाते हैं और वो तो फैमिली तो मैंने उनको चुप कराया। फिर वो खुशी के आँसू थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और बस उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ, जाओ। और दूसरे दिन मैं चली आई। तो कहा जाए तो आपकी फैमिली आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, वो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि अरे देखो ना कहाँ चली गई, किसी लड़के के साथ गई है, ये वो बहुत सारी बातें उठी थी कि देखो एक लड़के को लेकर चली गई है, ये वो मेरे मतलब मेरे घर के आस-पास के लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। तो मम्मी ने कहा कि छोड़ो ना जाने दो और रही कंफर्ट ज़ोन की बात तो जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी तो मैंने दादा से पूछा कि मुझे एक मूवी का ऑफर आ रहा है बट उस मूवी में ना थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा वल्गैरिटी भी दिखाया जाएगा ये वो मैंने दादा से शेयर किया आपने। तो मेरे दादा ने कहा कि तुम अपने डिसीज़न्स खुद से ले सकती हो तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी लोग तो तुम जब बिग बॉस में गई थी तब भी तुम्हें लोगों ने तुम्हारे बारे में हम लोगों को बहुत सारी बातें बोली थी, तो उससे कुछ नहीं होता है। किसी का कुछ भी कहा हुआ चीज़ तुम्हारे शरीर पे नहीं लगता है, ना दिमाग में बिठाना भी नहीं चाहिए। जो करना है तुम करो, तो उन्होंने मुझे मूवी के लिए मतलब बोल दिया कि तुमको सही लगता है तो तुम करो। बट मेरे अंदर आत्मा ने मुझे वो चीज़ करने से अलाउ नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा-सा मतलब वो दिखाना चाहते थे कि यूवी मतलब बहुत सिंपल थी, सीधी-सादी थी। बिग बॉस में सबने इसको ऐसे देखा, वैसे देखा। तो थोड़ा-सा मतलब कि इसको मतलब बोल्ड दिखाते हैं। और आज तक आपने देखा होगा मेरे जितने भी पोस्ट हैं, मैंने अपने आप को बोल्ड कहीं नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं हूँ बोल्ड। अ, मेबी अगर मैं फ्यूचर में रेडी होती हूँ, मैं अपने आप को रेडी कर पाती हूँ उस चीज़ के लिए तो इट्स ओके बट मैं तब रेडी नहीं थी और मैं आज भी रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। मैं जैसी हूँ बस इतना ही मैं खुश हूँ। तो मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ के ऑफ़र्स आए, मूवीज़ के ऑफ़र्स आए। मैं लोगों के नाम नहीं डायरेक्टर्स जो भी थे उनके उनके नाम मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, क्योंकि मैंने मना ही कर दिया तो फिर उनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा भी नहीं। लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया, "अरे उर्वशी तुझे कोई काम नहीं मिला क्या रे? तू ऐसी है, तू वैसी है।" मैंने बोला, "कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।" तो मैंने बस इसी पे छोड़ दिया बातों को और उन्हें जो भी बोलना था मैंने बोलने दिया। तो बस यहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया इस चीज़ को और मैंने कभी भी वल्गैरिटी पे मैं उतरी ही नहीं। मतलब मेरे अंदर से मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन से आज तक बाहर नहीं निकल पाई। मैं इतना तक जितना हूँ, जितना मैंने आज तक किया है फ़ोटोशूट ये सब मैं उतने में ही कम्फर्ट उससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकती। तो कहा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मतलब अलग ले लेते हैं, कि हम एकदम आज़ाद हैं, हम एकदम फ्री हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। बट अगर आपके तौर पे देखा जाए तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मतलब है कि आप कुछ अच्छा करिए, पर एक लिमिट, एक दायरे में रहकर कीजिए। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है ना क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मम्मी-पापा भी मतलब मेरे सारे पोस्ट देखते हैं। सारे मतलब अगर मैं किसी सीरियल में अगर काम कर रही हूँ या सीरीज़ में या मूवी में काम कर रही हूँ, तो मेरे पापा
मम्मी यही चाहेंगे। अब इसे लोग छोटा सोच समझे या जो भी सोच समझे, लेकिन मेरे लिए जो मम्मी-पापा ने जो संस्कार दिया है, मैं अभी तक उस चीज़ को छोड़ नहीं पाई हूँ और शायद मैं छोड़ भी ना पाऊँ। मतलब कंफर्ट ज़ोन का मतलब ये नहीं है कि मम्मी-पापा ने अगर आज़ाद छोड़ दिया, तो मतलब जो मन में आए वो करो। मम्मी-पापा ने भी मतलब जो चीज़ सिखाया है, उस चीज़ पे भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उन्हें ये लगता है ना कि आपको मॉडल बनना है ना, तो आपको ये मतलब ये चीज़ ऐसे दिखना चाहिए, ये एकदम जॉ लाइन दिखना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले आपको मैच्योर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो फिगर बना लो, आप जॉ लाइन बहुत अच्छा बना लो या लुक वाइज़ बहुत अच्छे हो, नहीं, सबसे पहले मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ तक जाना है, आप उससे ऊपर जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या आप वहीं तक लिमिट में अपने रहना चाहते हो। मुझे यहीं तक का पता था, इससे ऊपर मैं नहीं जाना चाहती, तो मुझे इससे ऊपर जाना ही नहीं है। लेकिन मैंने आज देखा है, मतलब ये मेरी बहन भी देखेगी कोई, तो वो भी कहेगी कि ये दीदी मेरे लिए कह रही है। लेकिन ये चीज़ होता है, आजकल के बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि मैं ऐसा फिगर बना लूँगी, तो मैं मॉडल बन जाऊँगी। तो ही मैं मूवी में जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप मैच्योर रहो, बात करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, सामने वाले को पहचानना आना चाहिए कि सामने वाले की नीयत कैसी है। वो आपसे कैसा काम करवाना चाहता है, कैसा नहीं करवाना चाहता है। आप पस आपको वो चीज़ पसंद है कि नहीं? क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स ये सब लोग भी जो ऐसे होते हैं ना, वो आपको आपके कम्फर्ट ज़ोन से भी बाहर लेकर चले आएँगे। ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती है। वो बात इस तरीके से बनाते हैं, अरे नहीं, नहीं बस थोड़ा-सा ही तो है। एक मतलब कि पूरे 2 घंटे के मूवी में सिर्फ़ 10 सेकंड का सीन ही है जो बेड सीन है। ऐसे भी कहा जाता है, मैंने मैंने भी ये चीज़ सुना है। बट मैंने कहा कि नहीं सर, मुझसे होगा ही नहीं, मुझे नहीं करना है। मैं क्यों करूँ? मुझे बेड सीन नहीं करना है। मुझे नहीं मतलब कि ड्रेस उस टाइप का पहनना है, बोल्ड नहीं पहनना है। बट आजकल के बच्चे लोगों को अगर ये ऑफर आती है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि वो उनका कम्फर्ट ज़ोन नहीं है, वो वहाँ पे देखेंगे कि मेरा नाम हो रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे ये मिल रहा है, लोग मुझे जानने लगेंगे। लेकिन वही अगर थोड़ा-सा सब्र कर ले, तो क्या पता आज ये काम आया, क्या पता आज कल उससे अच्छा काम उनको मिल जाए। यही बात है, लोग नहीं समझ पाते, बच्चे नहीं समझ पाते। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो अगर बात की जाए आपके म्यूज़िक एल्बम की, तो जब पहला म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ और उसपे अच्छे व्यूज़ आ गए, लोगों ने बहुत अच्छा मतलब उसको एप्रिशिएट किया, तो वो फीलिंग कैसा था? किस तरीके का अ, अंदर से फील आया? मैंने एक्चुअली अपने सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में चला गया पूरे 1 साल, अब इस साल भी लॉकडाउन में ही जा रहा है, बट आई होप कि थोड़ा-सा जो भी हम लोग को छूट मिल रहा है, उसी में हम लोग कुछ कर पाएँ अपने फैन्स के लिए। बट जब ये सॉन्ग आया था ना, तो आई वाज़ लाइक भगवान प्लीज़ अब कोई प्रॉब्लम बीच में क्रिएट ना हो, प्लीज़ अब इसको हो जाने दो, नहीं तो मुझे ट्रोलर्स ट्रोल कर कर के जान मार देंगे। और मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ, तो मेरी मम्मी बहुत पास मतलब मेरे पास आई और रोने लगी और हग करके बहुत अच्छे से कहती है कि बेटा तू बहुत अच्छा काम की, मतलब अ, मेरा नाक नहीं मतलब कटने दी, तू बहुत अच्छे से तुम कर रही हो, ऐसे ही आगे भी काम करती रहो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और आगे भी मतलब अ, आगे भी सॉन्ग्स आने वाले हैं अभी कुछ महीने में, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। मैम अगर बात की जाए शॉर्टकट रास्ता, ठीक है? तो मेहनत कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल हर किसी को ये होता है कि मुझे शॉर्टकट रास्ता अपनाना है और मैं बस जल्दी से कुछ बन जाऊँ बड़ी पोस्ट पे, बड़े तरीके से सबके सामने आ जाऊँ। तो शॉर्टकट रास्ता क्यों ना अपनाएँ? या फिर शॉर्टकट रास्ता जो है कई बार ऐसा होता है कि उनको सक्सेस मिल जाती है शॉर्टकट रास्ते में, तो हम ये समझते हैं कि हाँ, ठीक है, हमको भी मिल सकती है। तो आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं? कि मेहनत कितना ज़रूरी है शॉर्टकट के बजाय अभी के वक़्त में? आप शॉर्टकट से आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जा सकते हो, बट ज़्यादा देर के लिए आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने पहले ही एक रास्ता चुना, वो क्या था? वो शॉर्टकट था। तो वो शॉर्ट ही रहेगा, लॉन्ग लॉन्ग नहीं जाने वाला, वो चीज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाला है। तो जहाँ तक होना चाहिए ना लोगों को, अपने मेहनत से अगर करेंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि उस चीज़ की अहमियत क्या है। और अगर शॉर्टकट कहीं से आपको मिल जा रहा है, मतलब कोई जान-पहचान का, अरे मैं तुम्हें
पहुँचा दूँगा, थोड़ा-सा पैसे ये कर दो, वो कर दो। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मतलब शॉर्ट रास्ता अगर आप अपना ले रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब उस जगह पे कैसे आप पहुँचे हो। जब आप मेहनत ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने वो रास्ता उस रास्ते पे जो गया वहाँ पे कोई और भी हो सकता था, जहाँ जहाँ पे लोग मेहनत करके पहुँचना चाहते हैं। और आपको बिना मेहनत के अगर वो चीज़ मिल जा रही है, तो आप बिल्कुल भी नहीं मतलब बता पाओगे या उस चीज़ को सराह नहीं पाओगे। थोड़ा-सा भी आप उस चीज़ को हाँ, इज़्ज़त नहीं दे पाओगे कि आप उस जगह पे पहुँच चुके हो जहाँ पे लोग पहुँचना चाहते हैं और आपको वो चीज़ फ्री में मिल गई है। तो मेहनत करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप उसको मतलब आप वैल्यू ही नहीं कर पाओगे। तो अब मेरा अगला जो सवाल है ये है कि हमने आपको सॉन्ग एल्बम में देख लिया, बिग बॉस पे देख लिया। अब हम आपको टीवी शोज़ में या बड़े पर्दे पर कब देख सकते हैं? मुझे लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप ज़रूर मुझे देख पाओगे। फ़िलहाल तो मेरे सॉन्ग एल्बम में ही देख पाओगे, लेकिन उसके बाद मैं मतलब बहुत जल्दी आने वाली हूँ। अ, बड़े पर्दे पे मूवी ये सब का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मूवीज़ के ऑफ़र्स मैं पहले ही ठुकरा चुकी हूँ। तो मुझे सीरियल में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वहाँ पे ज़रूर देखने के लिए आपको मिल जाऊँगी लॉकडाउन के बाद ही। ओके, तो हमें इंतज़ार रहेगा कि अब जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो जाए ताकि हम आपको देख पाएँ। मेरा जो अगला सवाल है ये है कि आपने जैसे कहा कि आप टीवी सीरियल में हमको दिख पाएँगे, तो क्या अभी और भी आपकी प्लानिंग है कि हर मंथ एक एल्बम लॉन्च करना है या हर 2 महीने में एक एल्बम लॉन्च करना है? कुछ ऐसा प्लानिंग है आपका? ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मेरे सारे प्लानिंग्स के बारे में पता है और आप मुझसे वही सारे सवाल कर रहे हो जो मैं करने वाली हूँ या करना चाह रही हूँ। वो आप कहते हैं ना सा वाइब्स एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आपको सारा कुछ पहले से पता है। आपने मेरे अंदर लगता है जाकर देखा हुआ है। हाँ, एक्चुअली कि मतलब मेरे जो सॉन्ग्स हैं वो मैं मतलब मैंने सोचा है कि विदिन अ मंथ तो नहीं, मतलब विदिन 2 मंथ्स, मतलब हर 2 महीने पे मैं नए-नए सॉन्ग्स अपने लेकर आऊँ और यही चाहती हूँ कि जैसा-जैसा लोगों को पसंद है, जैसा लोग मुझे अज़्यूम करते हैं, मैं वैसा ही सॉन्ग लेकर आऊँ। तो हर 2 महीने में मेरा प्लान है कि मैं लेकर आऊँ सॉन्ग। अगर मैं बात करूँ आपके डेली शेड्यूल के बारे में कि आप सुबह को उठने से रात को सोने तक क्या-क्या ऐसा काम करते हैं जो हमें कहीं न कहीं इंस्पायर कर सके, जो हमें लगे कि हाँ, हमें भी हमारी लाइफ़स्टाइल में उसे इंक्लूड करना चाहिए? एक्चुअली फिलहाल लॉकडाउन की वज़ह से मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही जिससे आप मुझसे इंस्पायर होगे। लेकिन आप मुझ पे हँसोगे ज़रूर क्योंकि मैं सुबह में 8 बजे उठ रही हूँ और सोती हूँ रात के 12, 1, 2 बजे तक और बीच का जो भी टाइम है ना, उस टाइम पे मैं बता दे रही हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। सुबह उठते ही नाश्ता बनाती हूँ, दोपहर का भी मैं ही खाना बना रही हूँ, रात का भी खाना मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी मम्मी को काम करते हुए नहीं देख सकती। तो मैं ही तो सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं मम्मी को नहीं नहीं तो ये करने आपने हमें इंस्पायर किया ना कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम से भी हटकर एक दुनिया है मम्मी-पापा को साथ देना, उनका सपोर्ट करना। हाँ। ये मम्मी भी अब ज़्यादा नहीं कर पाती, तो और हम लोग बाहर के मेड को नहीं रखते क्योंकि अभी कोरोना ये सब भी है और मुझे मेड रखना सही नहीं लगता है। तो हम लोग घर का काम खुद ही करते हैं। तो फिलहाल मम्मी-पापा के लिए मैं जितना करना चाहती हूँ और कर पाती हूँ, मैं उतना करती हूँ। और उस बीच से जो मुझे टाइम मिलता है उसके लिए मैं अपने सॉन्ग ये सब सॉन्ग राइटिंग ये सब भी करती हूँ। थोड़ा-सा रील्स ये सब बना लेती हूँ, वीडियोज़ ये सब, या थोड़ा-सा कुछ-कुछ मतलब स्टॉक करना भी होता है इंस्टाग्राम पे सभी को, तो मैं स्टॉक भी थोड़ा-सा कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा ब्यूटी टिप्स पे भी मैं मतलब मुझे नेचुरल जो भी होता है नेचुरल ब्यूटी पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि कैसे फेस को हेल्दी रखना है, कैसे क्या करना है। तो मैं वो सब पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मतलब वीक में 2 बार फेस के लिए कुछ ना कुछ करना है या डेली रात से पहले कौन-सा क्या चीज़ फेस पे करें कि फेस पे हमेशा ग्लो बना रहे। तो ये सभी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती जैसे सुबह में उठकर मैं चाहती हूँ कि मैं योगा करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझसे एक्सरसाइज़ नहीं हो पाता। तो बोलते हैं दिन भर ऐसे ही मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, अब कितना एक्सरसाइज़ करूँ, रहने देते हैं ना।
नहीं तो वो दिन भर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है तो फिर रात तक तो हालत एकदम थकान वाली कि अब कुछ नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सोना है, वो चीज हो ही जाती है। हाँ। एक्चुअली लोग बिल्कुल। सोच होंगे कि हम लोग घर में भी इतना काम होता है, करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। लॉकडाउन है तो आपको अपना काम खुद करना चाहिए। फिर लॉकडाउन के बाद तो फिर सभी अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, तो कौन कहाँ, मम्मी पापा कहाँ, हम कहाँ, तो सभी चीज को देखकर आगे चलना होता है। अगर मैं बचपन की बात करूं तो बचपन में ये सिंगिंग का जो टैलेंट है किस उम्र के साथ आपके अंदर डेवलप हुआ? एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है कि मैं किस एज से गाना गाती हूँ, बट मुझे यार शायद मैं 3-4 साल की उम्र से ही मैं गाना गाती हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब जब बोलना भी मैं स्टैमर करती थी, तुतलाती थी, तभी से मैं गाना गाती हूँ। और मेरी मासी लोग बहुत अच्छे से जब जाती थी, मतलब घर के नाम से पुकार कर वो कहते थे, ये गाना सुनाओ ना, वो गाना सुनाओ ना, तो मैं सुनाती भी थी। ज्यादातर मुझे ये गाना सुनाने के लिए ना, क्योंकि नानी के यहाँ हो तो नानी के यहाँ का गाना सुनाना है आपको, तो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो ये गाना गाने के लिए कहा जाता था। और दादी के यहाँ तो दादी अम्मा मान जाओ, तो हाँ, ये या आई नो, तो हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज का रहता है। अब मैम हम चलते हैं एक गेम की ओर, फिर आएंगे एक तो मोटिवेशनल सवालों पर और फिर उसके बाद हम और करेंगे। सो मेरा जो गेम है उसका नाम है दिस और दैट। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको चूज करना है कि आप क्या चीज करना पसंद करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? या, ये गेम जो है हम आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, सो पहला सवाल है वेब सीरीज और मूवी। वेब सीरीज और मूवीज। मूवीज। ओके, इंडियन या फिर वेस्टर्न? इंडियन। साउथ इंडियन या चाइनीज? चाइनीज। ओके, हिल्स या फिर बीचेस? हील्स। घूमना या फिर सोना? घूमना। घूमकर फिर थक जाते हैं, फिर सोना ही पड़ता है। ओके, खाना बनाना या केवल खाना? खाना बनाना। अरे वाह, ये आपने नई चीज बताई, मतलब ओके। नेक्स्ट, आप सलून से रेडी होना प्रेफर करते हैं अगर कहीं आपको जाना है, या फिर आप खुद के हिसाब से उससे ट्राई करना पसंद करते हैं? खुद के हिसाब से। गाना या फिर डांस करना अगर किसी का बर्थडे पार्टी हो तो? डांस तो आता ही नहीं है, गाना। ओके, ठीक है। आखिरी अंतिम सवाल, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो मुझे जवाब पहले ही मिल गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर अपने में ही लगे रहना, ये तो जवाब पहले ही मिल चुका है। हाँ, फैमिली के साथ। मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती ही नहीं हूँ। अरे वाह, क्या बात कही आपने। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और हमारा जो अंतिम सवाल है आपसे ये है कि जैसे कि हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, तो आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है? एक सक्सेस की डेफिनेशन बताएं तो क्या बताना चाहेंगे, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर वर्ड के तौर पर आप कहना चाहें तो सक्सेस आपके लिए क्या है? पर्टिकुलर एक सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो सक्सेस का मतलब जीरो से हीरो बनना है। जब आपके पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं से सब कुछ आपके पास हो गया है, तो मेरे लिए सक्सेस यही है। बस उससे अपने मेहनत से और अपने जी जान से उस चीज को प्यार करो। ओके, सो यहाँ पर हमने हमारा अंतिम सवाल आपसे पूछा, पर एक और चीज जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के शो के अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो बचपन का हो या जब आप बड़े हुए हो तब कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, एक्चुअली मैं जब बिग बॉस में नहीं गई थी तो उससे पहले मेरे पास पहनने के लिए, मतलब आप ये चीज बोलो कि ज्यादा कपड़े नहीं थे, मतलब 2 या 3 सेट होंगे, वो भी मुश्किल से। तो वो सीन जब याद आता है ना, तो वो मुझे लगता है कि यार क्या दिन था वो, कि मतलब मैं उतने में भी खुश थी।
मतलब मेरे पास पहनने के लिए उतने कुछ कपड़े नहीं थे, मतलब दीदी के ही कपड़े पहनकर चली जाती थी ट्यूशन पढ़ाने। स्कूल पढ़ाने के लिए मेरे पास सूट ये सब नहीं था, तो वो मैं दीदी के कपड़े, मतलब जो भी कुर्ती था, जो वो नहीं पहनना प्रेफ़र करती थी, तो मैं वो ड्रेस पहनकर चली जाती थी। तो मैं उतने में भी खुश थी। मुझे 3000, मतलब महीने में स्कूल में पढ़ाने में 3000 3200 मिलते थे। मैं उसी में खुश थी, और आज देख लो, आज इतना कुछ है, फिर भी इससे भी आगे जाना है। तो ये चीज़ तो ख़ैर होना ही चाहिए कि अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ज़ीरो से हीरो बनना। क्योंकि मेरे पास ऐसा था कि मैं ज़ीरो थी, मेरे पास एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था कि जो मैं बिग बॉस में लेकर जा पाती। तो कुछ था ही नहीं, और वहाँ से इतना कुछ हो गया कि मेरे पास, मतलब अब तो लगता है हर दिन अलग-अलग कपड़े पहनूँगी। तो कहा जाता है ये पूरी स्ट्रगल की कहानी है। सो हमें आपकी ये स्ट्रगल की कहानी जानकर बहुत 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 मोटिवेशन मिला, और आपके कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आप एक मिसाल बनकर कई सारी जो स्मॉल टाउन में, इवन आई एम ऑल्सो, जो स्मॉल टाउन में गर्ल्स रहती है उनके लिए आप एक मिसाल बनकर सामने आइए कि एक बार करके देखो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम में वो जज्बा है, तुम में वो बात है। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके थैंक से यू हमें सो मच। मोटिवेट करते रहिए, हमें इंस्पायर करते रहिए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे और नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।